अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का ये हमारा तीसरा लेक्चर है। एक्चुअली पार्ट 7 चैप्टर 4 आर्टिकल 204 इससे हम आज स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, लॉ गेट सीरीज़ का ये हमारा लेक्चर, इसमें एक्चुअली हम वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही डिस्कस करेंगे जो आपको पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज़ की सूरत में पूछे जा सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 4 जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द जुडिकेचर के मतलब है और आर्टिकल 204 जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मतलब है। एक्चुअली आपने सुना होगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अक्सर ऐसे मामला आते रहते हैं जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मतलब हैं। इनको ये आर्टिकल 204 जो है वो डील करता है। इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हाई कोर्ट जो है या सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी शख्स को सज़ा दे सकती है जो कि, अब वो पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं, जो कि अब्यूज़ करे, इंटरफेयर करे, जो कि ऑब्स्टेकल्स पैदा करे इन द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट के प्रोसेस में मुश्किलात पैदा करे, वो जो कोई डिसओबे करे द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के ऑर्डर को डिसओबे करे। और आर्टिकल 204 बी में है कि कोर्ट को या कोर्ट के किसी भी जस्टिस को स्कैंडलाइज करे, इज़्ज़त व वक़ार कम करने की कोशिश करे। इसके बाद 204 सी में है कि कोई भी ऐसा काम करे जिससे तासुब फैलाया जा सके, कोर्ट के अगेंस्ट तासुब फैलाया जा सके, ठीक है, या कोई भी ऐसा काम जो कि लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में आता है, तो ऐसे शख्स को कोर्ट जो है वो सज़ा दे सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है वो 205 आर्टिकल 205 रेम्यूनरेशंस ऑफ जजेस के मतलब है। इसके बाद 206 है। 206 जो है वो अगर कोई जज इस्तीफ़ा देना चाहे तो 206 आर्टिकल के तहत सदर को इस्तीफ़ा भेज सकता है। हाई कोर्ट का जस्टिस जो है वो अगर प्रमोशन ना ले, ये आर्टिकल 206(2) में है कि प्रमोशन ना ले तो वो रिटायर तस्वर होगा और ओहदे के लिहाज से तमाम मराद का जो है वो हकदार होगा। इसके बाद 207 है। 207 आर्टिकल जो है इसमें जजेस नॉट टू होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के जो जजेस हैं वो किसी तरह का ओहदा कबूल नहीं कर सकते। किसी भी तरह के अदालती या दूसरी जो जॉब है, अगर एक परमानेंट जज है तो किसी तरह की दूसरी को जॉब नहीं ले सकता। ठीक है। इसके बाद 207(2) में है कि चीफ इलेक्शन कमीशनर का ओहदा या किसी भी तरह के कमीशन का मेंबर या इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल जो है इसका मेंबर भी नहीं बन सकता। ठीक है। इसके बाद 2073 में है कि जो कुछ परमानेंट जज है वो पाकिस्तान की किसी अदालत में पेश नहीं हो सकता, किसी इदारे में काम नहीं कर सकता, तो हाई कोर्ट का जज भी ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद 208 है। 208 जो है वो ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द कोर्ट के मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, जो है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है या फेडरल शरीयत कोर्ट का जो जज है और हाई कोर्ट का जो जस्टिस है, ये सदर की मंजूरी के बाद अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट एंड द जो हाई कोर्ट का जस्टिस है वो गवर्नर की अप्रूवल के बाद अपनी मुतल्लिका अदालतों के ऑफिसर्स और मुलाजमीन का तकर्रर कर सकते हैं, इनके मतलब कवानीन बना सकते हैं, इनकी एम्प्लॉयमेंट के मतलब कवानीन बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 209 है। आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनाई जाएगी जो कि कॉन्सिस्ट होगी, ये काउंसिल जो है ये कॉन्सिस्ट होगी सीनियर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर और मोस्ट सीनियर जस्टिस साहबान होंगे। सुप्रीम कोर्ट से लिए जाएंगे 2 मेंबर्स और 2 जस्टिस साहबान होंगे हाई कोर्ट से लिए जाएंगे, मोस्ट सीनियर मेंबर्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद अगर कभी किसी
कभी भी कौंसल का कोई भी रुकन गैर हाज़िर हो या किसी वजह से, किसी बीमारी की वजह से काम करने से कासर हो, तो जो मेंबर सुप्रीम कोर्ट से हैं तो वहाँ से नेक्स्ट मोस्ट सीनियर मेंबर अपॉइंट होगा। अगर वो मेंबर हाई कोर्ट से लिया गया था तो वो नेक्स्ट मोस्ट सीनियर मेंबर जो है हाई कोर्ट से अपॉइंट होगा। इसके बाद ये कौंसल जो है, ये अगर कभी कोई डिसीजंस में कोई इख्तलाफ पैदा हो जाए तो अक्सरियत की बुनियाद पर फ़ैसला होता है और कौंसल की रिपोर्ट जो है वो सदर को भेजी जाएगी। और किसी भी ये 209 जो है इसके 5 में है कि अगर किसी भी सोर्स से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिले या कौंसल खुद से, या अगर प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्शन दे कि कौंसल का कोई मेंबर काम करने के काबिल नहीं है, वो ज़हनी या जिस्मानी तौर पर बीमार है, वो मिसकंडक्ट से या किसी भी वजह से, तो कौंसल उसके मतलब जो है वो इंक्वायरी कर सकती है और इस इंक्वायरी की रिपोर्ट भी सदर को भेजना लाजमी होती है। इसके बाद 5B में है कि अगर कोई जज बीमारी की वजह से या मिसकंडक्ट की वजह से काम करने से कासर है या फिर वो काम नहीं कर रहा, तो अगर कौंसल ओपिनियन दे तो मुतलका जो जज है वो भी रिमूव कर दिया जाएगा, तो सदर जो है वो इसको रिमूव कर सकता है। ठीक है। और इसके बाद 2097 में है कि सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज इसके अलावा रिमूव नहीं हो सकता। 2098 में है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के लिए कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो रेलिवेंट जो कौंसल बनाई जाएगी वो ही जो है वो बनाएगी। स्टूडेंट्स, एक्चुअली मैं ये वही चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं और आपके MCQs में पूछी जा सकती हैं। इसके बाद हम 2010 में चलते हैं। 2010 जो है ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास ये उस इख्तियार की बात करता है जो किसी भी शख्स को या किसी भी डॉक्यूमेंट्स को मंगवा सकती है। अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो कोई इंक्वायरी करती है और इंक्वायरी के दौरान किसी पर्सन को या किसी भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है तो उसको मंगवाया जा सकता है। इसके बाद 2011 है, बार ऑफ जुरिस्डिक्शन के मतलब है। इसके बाद 2012 है, 212 है एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स। 212 के तहत जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स हैं ये बनाई जाएंगी। एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स जो हैं ये बनाई जाएंगी। ये कब और कैसे बनाई जाएंगी? विद अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ये बनाई जाएंगी और इनकी जुरिस्डिक्शन, इनकी जो इनका काम करना, इनका तमाम चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर दी जाएंगी। ये एक्चुअली इतना अहम नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो पार्ट 8 और चैप्टर 1 है, ये इलेक्शंस के मतलब है। और 213 आर्टिकल 213 में चीफ इलेक्शन कमीशन के मतलब बताया गया है कि चीफ इलेक्शन कमीशन को सदर जो है वो अपॉइंट करेगा। 213 आर्टिकल 213(2) में बयान किया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है सुप्रीम कोर्ट का रिटायर जज हो सकता है। एक्चुअली क्वालिफिकेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में डिस्कस किया गया है कि ये सुप्रीम कोर्ट का रिटायर जज हो सकता है या कोई भी सीनियर तरीन सिविल सर्वेंट हो सकता है या टेक्नोक्रेट्स हो सकता है। और इसकी एज जो है उसके मतलब डिस्कस किया गया है कि ये जो है ये 68 ईयर एज होगी। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने टेक्नोक्रेट्स का टर्म यूज़ की है इसके लिए बताया गया है कि उसने कम से कम 16 ईयर जो उसकी एजुकेशन है किसी भी रिकगनाइज अदारे से, वो रिकगनाइज हो हायर एजुकेशन कमीशन से, और उसने लेस दैन जो है एटलीस्ट 20 ईयर्स ऑफ उसका एक्सपीरियंस हो किसी भी नेशनल और इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन है उसमें काम करने का हो, तो फिर वो अपॉइंट हो सकता है एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है। और इसके बाद 213 आर्टिकल 213 2A में है कि वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर के साथ सलाह मशवरा के बाद 3 नाम जो है वो पार्लिमानी कमेटी को भेजेगी। अब पार्लिमानी कमेटी कैसे बनेगी मैं आगे चलकर बताता हूँ। इसके बाद एक नाम फाइनल किया जाएगा केयर टेकर वज़ीर आज़म के लिए।
इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन किसी 3 नामों पर आमादा ना हो तो अपनी अलग अलग लिस्ट पार्लिमानी कमेटी को भेजेगी या पार्लिमानी कमेटी इसमें से एक नाम फाइनल करेगी। अगर कौमी असम्बली डिज़ोल्व हो और इलेक्शन कमीशन का ऑफिस भी खाली हो तो पार्लिमानी कमेटी जो है इसके तमाम अरकान जो हैं वो सेनेट से लिए जाएंगे और बाकी प्रोसीजर वही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 214 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हलफ के सामने हलफ उठाएगा। ओथ ऑफ ऑफिस है 214 जो है। 215 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन जो है इसके जो टर्म ऑफ ऑफिस है इसको डिस्कस किया गया है। ये 5 साल तक इनका ऑफिस जो है टर्म ऑफ ऑफिस है। इसके बाद 2 में है 215 2 में है कि चीफ इलेक्शन कमीशन या मेंबर्स के रिमूवल का तरीक़ाकार वही है जो आर्टिकल 209 में बयान किया गया था। ठीक है। इसके बाद 215 3 में है चीफ इलेक्शन कमिश्नर या मेंबर सदर को इस्तीफ़ा दे सकते हैं। इसके बाद 215 4 में है चीफ इलेक्शन कमीशन या मेंबर की खाली होने वाली सीट्स जो है वो 45 डेज़ में फिल करनी होगी, 45 दिन में फिल करनी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद 216 है। 216 में कमिश्नर जो है वो बताया गया है कि पाकिस्तान में रहते हुए किसी भी तरह का कोई ऑफिस जो है वो होल्ड नहीं कर सकता। इसके बाद 217 में है एक्टिंग कमिश्नर के मतलब है कि अगर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या कोई भी मेंबर वो छुट्टी पर हो या फिर वो डिसक्वालीफाई कर जाए, उसको रिमूव कर दिया जाए, तो ऐसी सूरत में अगर वो मेंबर है तो अगर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है तो मोस्ट सीनियर मेंबर जो है उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर वो अपॉइंट कर दिया जाएगा। इसके बाद है आर्टिकल 218। आर्टिकल 218 में कौमी असम्बली, सेनेट या किसी भी दूसरे अदारे के इलेक्शन के बारे में मुकम्मल बताया गया है और इसके मतलब जो तफसील है वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। 218 2 में बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन है, कमीशन का जो चेयरमैन है इलेक्शन कमीशन होगा। इसके बाद 4 मेंबर्स होंगे जो कि चारों सूबों से लिए गए होंगे और जो कि मुतलका हाई कोर्ट्स के जजेस हो सकते हैं, सिविल सर्वेंट्स हो सकते हैं या टेक्नोक्रेट्स हो सकते हैं। ये जो टेक्नोक्रेट या सिविल सर्वेंट्स की जो टर्म्स यूज़ की हैं अभी पीछे मैं आपको इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो बता कर आया था। ठीक है। इसके बाद इसकी एज लिमिट है, जो एज है इसकी वो लेस दैन 65 ईयर एज लिमिट होनी चाहिए और सदर इसको अपॉइंट करेगा। इसका टर्म ऑफ ऑफिस जो है वो 5 ईयर है और जो 3 में है कि ये इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है वो शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन करवाए। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आ जाता है आर्टिकल 219 ड्यूटीज़ ऑफ कमीशन। इस कमीशन की ज़िम्मेदारियाँ क्या है? सबसे पहली जो ज़िम्मेदारी है 219 ए में है प्रिपेयरिंग इलेक्टोरल रोल्स फॉर इलेक्शन टू द नेशनल असम्बली। कौमी असम्बली के लिए, सूबाई असम्बली के लिए और मुकामी असम्बलियों के इलेक्शन के लिए इंतखाबी फहरिस्तें तैयार करना और उनको अप टू डेट रखना, ये पहली ज़िम्मेदारी है। इसके बाद इलेक्शन करवाना है सेनेट का और अगर कोई खाली होती है सीट तो री इलेक्शन भी करवाया जा सकता है। इसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल का क़याम है। 4 में है 219 4 में है ई है, ये ई में है तो कौमी असम्बली, सूबाई असम्बलियों और लोकल असम्बलियों के इलेक्शन करवाएगा। इसके बाद आता है 220। आर्टिकल 220 में बताया गया है कि एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ और टू असिस्ट द कमीशन के जो सूबाई और वफाकी इंतज़ामिया है मुल्क में वो इलेक्शन कमीशन की मदद करेगी टू कंडक्ट द इलेक्शन। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है 221 221 आर्टिकल है। इसमें बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन के तमाम स्टाफ और ऑफिसर्स की तैनाती व तकर्री के मतलब कवानीन जो है वो ये बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद चैप्टर 2 है इसका, ये 222 आर्टिकल 222 है, इलेक्टोरल लॉज हैं। ठीक है। जो इलेक्शन के मतलब कवानीन हैं वो बनाए जाएंगे। 222 ए में है
कि आबादी के लिहाज से सूबों को कौमी असम्बली में सीटें दी जाएंगी, जो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन नेशनल असम्बली है ना वो होंगी आबादी के लिहाज से। इसके बाद डी में है कि हल्का इंतखाब का तयन किया जाएगा और इलेक्शन कमीशन ये करेगा। इसके बाद सी में है मुतल्लिका इलाकों की इंतखाबी फहरिस्तें तैयार की जाएंगी। इसके बाद डी में है इलेक्शन के दौरान जो भी डिस्प्यूट होगा, कोई भी मैटर सामने आता है, कोई पिटीशन आती है, कोई डाउट्स आते हैं, तो वो इलेक्शन कमिश्नर जो है या इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल को रेफ़र करेगा। इसके बाद ई में है कि करप्शन या दूसरे जराइम जो हैं वो इलेक्शन के दौरान अगर सामने आते हैं तो वो इलेक्शन कमिश्नर खुद या इलेक्शन ट्रिब्यूनल को रेफ़र करेगा। इसके बाद 223 है, आर्टिकल 223 में बताया गया है बार अगेंस्ट डबल मेंबरशिप है। ये आर्टिकल जो है ये हमें बताता है कि कौमी असम्बली और सेनेट में या दोनों ऐवानों में जो डबल मेंबरशिप है वो नहीं हो सकती किसी भी मेंबर की, ठीक है। बोथ मेंबर्स, बोथ हाउस मतलब कि दोनों हाउसेस में, कौमी असम्बली और सेनेट में एक बंदा जो है वो 2 सीटें नहीं रख सकता, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में नहीं रख सकता, 2 सूबाई असम्बलियों में नहीं रख सकता, और कौमी असम्बली या सूबाई असम्बलियों में एक वक्त में 2 सीटें नहीं रख सकता। 223(2) में है कि अगर एक कैंडिडेट 2 या 2 से ज़ायद सीटें विन करता है, ठीक है, तो 30 दिन के अंदर अंदर वो एक सीट जो है वो छोड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो 30 दिन के बाद उसकी तमाम सीटें, वो 2 या 2 से ज़ायद हों या जो भी सूरत हाल होगी, वो खाली तसव्वुर की जाएंगी। इसके बाद स्टूडेंट्स 224 है, 224 टाइम ऑफ इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन है। इसके बारे में डिस्कस किया गया है कि इलेक्शन और बाई इलेक्शन के मुतल्लिक़ कि कब हो सकता है। अगर असम्बली बर्खास्त हो, अपनी मुद्दत पूरी करके कंप्लीट करके जाए तो 60 डेज़ के अंदर अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी होता है, और इलेक्शन के 14 दिन के अंदर अंदर हतमी रिज़ल्ट अनाउंस करना इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। स्टूडेंट्स, ये मैं वही पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूँगा जो आपके इम्पोर्टेंट हैं और जो बनाए जा सकते हैं, मतलब जो MCQs बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 224(1)(a) में है कि अगर असम्बली बर्खास्त हो और अपनी मुद्दत पूरी करे या डिज़ोल्व हो तो सदर या गवर्नर जो है वो केयर टेकर कैबिनेट तश्कील देगा। अबूरी वज़ीर आज़म जो है वो सदर अपॉइंट करेगा, लेकिन मौजूदा वज़ीर आज़म जो ऑन गोइंग वज़ीर आज़म होगा और अपोजिशन लीडर होगा ऑन गोइंग, उससे सलाह मशवरे करके कंसल्टेशन के बाद ये अबूरी वज़ीर आज़म केयर टेकर कैबिनेट जो है वो तश्कील दी जा सकती है। अबूरी वज़ीर आज़म और अबूरी कैबिनेट के मेंबर्स जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते होते। इसके बाद 224(5) में है कि सेनेट इलेक्शन के मुतल्लिक़ बताया गया कि सेनेट के मेंबर जब अपनी मुद्दत पूरी कर लें और सीट खाली हो जाए तो 30 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना ज़रूरी होता है। 224(6) में है कि अगर रिज़र्व सीट्स पर, वो चाहे वुमेन्स की हों या गैर मुस्लिम्स की हों, तो अगर वो सीट फिल करने के लिए मुतल्लिका जो रेलिवेंट सियासी जमात है जिनको वो नॉमिनेट होंगी, एलोकेशन जिनको होगी वही नाम देगी। इसके बाद 224(2)(a) में है कि अगर कौमी असम्बली के बर्खास्त होने के 3 दिन के अंदर अंदर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर किसी भी अबूरी वज़ीर आज़म का नाम पर मुत्तफ़िक ना हो तो स्पीकर ऐसी सूरत में करेगा कि ईवान की एक कमेटी बना देगा जो 8 मेंबर्स पर मुश्तमिल होगी, जो कि हुकूमती अरकान और अपोजिशन के अरकान से 4-4 मेंबर्स लेकर बनाई जाएगी। मतलब वो अपोजिशन से और हुकूमती अरकान से 4-4 मेंबर लिए जाएंगे, और ये मेंबर जो हैं वो कौमी असम्बली और सेनेट दोनों से लिए जाएंगे, 2 कौमी असम्बली से और 2 सेनेट से लिए जाएंगे, ठीक है। तो फिर इसके बाद वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर जो है वो 2-2 नाम कमेटी को भेजेंगे। कमेटी नाम मौसूल होने के 3 दिन के अंदर अंदर अबूरी वज़ीर आज़म और कैबिनेट के नाम कन्फर्म करेगी।
अगर ऐसी सूरत में अगर कमेटी 3 दिन के अंदर अंदर अबूरी वज़ीर-ए-आज़म का नाम कन्फर्म ना कर सके तो मामला इलेक्शन कमीशन को रेफ़र कर दिया जाएगा और फिर इलेक्शन कमीशन 2 दिन के अंदर अंदर कन्फर्मेशन देगा। स्टूडेंट ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं ना, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। इसके बाद है आर्टिकल है 225। इसमें बताया गया है कि 225 में बताया गया है कि इलेक्शन के दौरान कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी पिटीशन आती है तो वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल को रेफ़र की जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट्स जो है वो 226 आर्टिकल 226 है, ये है इलेक्शन बाय सीक्रेट बैलेट्स के तमाम इलेक्शंस जो हैं वो सीक्रेट बैलेट्स के तहत ही होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का लास्ट लेक्चर जो है वो थोड़ा सा इसका पोर्शन रहता है, 226 तक हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को कंप्लीट कर लेंगे। स्टूडेंट्स, इसके मतलब कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।